नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस सोशल मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त आपके सामने मैं मधुकर उपाध्याय, लेखक और पत्रकार द्वारा रचित बापू नाम से 7 खंडों की रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछली कड़ी में आपने उसके कुछ अंशों को सुना। इसके पहले कि मैं पहले खंड, जिसका नाम पोरबंदर से लंदन है, उसके दूसरे कुछ अंशों को पढ़ूं, कुछ समसामयिक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस हफ्ते, अभी आज इतवार है और पूरे पिछले हफ्ते एक पूरा का पूरा जमावड़ा, वैश्विक जमावड़ा, वो अमेरिका में था, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में था। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, भारतीय विदेश मंत्री, दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सेशन में भाग लेने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ वहाँ पर क्वाड की बैठक हो रही थी, जो 4 महाशक्तियों का समूह है: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। जी हाँ, दुनिया के 4 हिस्सों में ये 4 महाशक्तियाँ हैं, जिनका ये समूह एक वार्तालाप के तौर पे शुरू हुआ था और अब एक संगठन बन गया है, एक मजबूत संगठन बन गया है। चीन इस पर सवाल या निशान उठाता है, क्योंकि उसका कंसर्न, उसका जो लेना देना है वो भारत से कुछ ज़्यादा ही बिटर और बेटर जैसे मोमेंट होते हैं। तो उसका संदेह ये है कि भारत ने एक सैन्य संगठन ज्वाइन किया है, जबकि क्वाड के जो सदस्य देश हैं वो ये मानते रहे हैं कि ये सैन्य संगठन नहीं है, सहभागिता का संगठन है और इसमें आपसी हित मिलते हैं। देखिए, क्वाड क्यों अलग है जो बाकी के संगठन जिनमें भारत शामिल होता रहा है उनसे क्यों अलग है? वो इस मायने में अलग है कि भारत अभी तक वो क्षेत्रीय संगठनों पर ज़्यादा जोर देता था। सार्क जैसे संगठन या आसियान, ओपेक, इन सब में जो आसपास के देश हैं, मिडिल ईस्ट के, साउथ ईस्ट एशिया के या साउथ एशिया के, लेकिन ये 4 देश जो है 4 अलग अलग महाद्वीपों में स्थित है। तो ऐसे में ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, आज जब UNGA पिछले हफ्ते चल रहा था, तो एक बात हमेशा जो उठती है कि पाकिस्तान और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के वक्तव्यों की तरफ सारी दुनिया का ध्यान होता है। तो और पाकिस्तान ये हमेशा करता है कि वो जो कश्मीर का मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़े जोर शोर से उठाया जाए। ऐसे में इमरान खान जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में ये कह दिया कि कश्मीर पर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक जो है वो दक्षिण एशिया में किसी कीमत पर शांति नहीं हो सकती। ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक धमकी थी। कोई सोशल मीडिया पे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब एक राष्ट्राध्यक्ष कोई बात कह रहा है तो वो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को गंभीरतापूर्वक लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ज़्यादातर ये होता है, भारत कभी सीधे जवाब देता है, भारत जो है उसके प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, और कभी जब वो ऐसा लगता है वो बार बार एक ही, जैसे कि वो ग्रामोफोन का तवा आता था, सुई अटक जाए, पाकिस्तान की सुई अटक जाती है, तो भारतीय जो नीति निर्माता है वो ये कहते हैं कि जो शीर्ष अधिकारी है विदेश मंत्रालय का, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में तैनात है, वो कोई एक जवाब दे दे। इससे ये होता है कि जो एक बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष है, एक कमतर, एक छोटे देश के राष्ट्राध्यक्ष को उसे जवाब नहीं देना पड़ता।
ऐसे में स्नेहा दुबे जो भारत की प्रथम सचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने बहुत ही सटीक, सारगर्भित और नपे तुले शब्दों में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसकी मीडिया में तारीफ भी हुई। जाहिर सी बात है, तारीफ के काबिल है। ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, राइट टू रिप्लाई का प्रयोग करते हुए, और इसके बाद लेकिन फिर पाकिस्तान में घरेलू ऑडियंस और घरेलू जो मीडिया है उसको संतुष्ट करने के लिए कई सारी बातें शुरू हो गई कि जो भारतीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य है वो किसी काउंसलर या मेयर की तरह था और कश्मीर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। जो बात संयुक्त राष्ट्र संघ में कही वो रिकॉर्डेड होती है। भारतीय प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने यहाँ तक एक कदम आगे जाते हुए वुहान वायरस के ओरिजिन पे बात कह दी। साथ ही समुद्री जो समुद्र हमारे हैं उन पर जो कई देश हैं एकाधिकार या वर्चस्व साबित करने की जद्दोजहद में लगे होते हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया कि समुद्र पर के वो किसी एक का एकाधिकार नहीं है, वो साझी विरासत है। देखिए, समुद्र व्यापार भारत में प्राचीन काल से होता रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है समुद्री व्यापार आज भी, क्योंकि समुद्र देशों को जोड़ते हैं और जहाँ पर कई जगहों पर आपको ज़मीनी रास्ते से नहीं पहुँच पाते, जो समुद्री रास्ते उन्हें जोड़ते हैं। देखिए, उन्होंने एक बात ये भी कही, एक तरह से अगर हम इसको गूढ़ रूप पे समझने की कोशिश करें कि चीन का जो वन बेल्ट वन रोड रूट है, हजारों साल पहले चीन में सिल्क रूट हुआ करता था, जो यूरोप और एशिया के कई देशों में, कई और महाद्वीपों में फैला हुआ था और चीन उससे सिल्क और मसाले का व्यापार करके समृद्ध बना। वही सिल्क रूट 7 रूटों से जो अब जाएगा उसको चीन रिवाइव करना चाहता है और चीन दो हिस्से, इस रूट के 7 हिस्सों में से 2 रूट भारत से होकर भी गुजरते हैं, एक जम्मू कश्मीर से और दूसरा नॉर्थ ईस्ट से। तो ऐसे में समुद्री व्यापार के रास्ते भी वो रूट जाएगा जो बर्मा, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के रास्ते वो भारत के पूर्वी हिस्सों से होता हुआ श्रीलंका, सिंगापुर और यहाँ सारा जो जाता है, उस पर भी एक बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए समुद्र के व्यापार पर उन्होंने जो बात उठाई प्रधानमंत्री ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। तीसरी, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, संयुक्त राष्ट्र संघ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ये बात मैंने लाइव सेशन में भी कही थी। कई दफ़े ऐसा हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, चाहे वो कोविड के दौरान रहा हो, वुहान वायरस के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन पर सभी देश यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जैसे वुहान वायरस के ओरिजिन पर जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री ने कही, उस पर चीन अभी भी उसको क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। उस पर भी 2 इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। एक तो जो WHO के नेतृत्व में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में हुआ, उस पर सभी देशों ने सवालिया निशान उठाए क्योंकि चीन ने उसको इन्फ्लुएंस किया। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के अंदर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को, 18 एजेंसियां हैं अमेरिका के पास, उनसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें 40% लोगों ने ये मानने से बिल्कुल इनकार नहीं किया कि वायरस को मैनुअली भी लैब में भी बनाया गया है। एक संभावना इस बात की। तो जो वुहान वायरस के ओरिजिन पे उन्होंने इनडायरेक्टली सवाल उठाए, वो सभी को पता है वुहान वायरस और वुहान कहाँ है, कहाँ से पैदा हुआ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को कटघरे में खड़ा किया, वो ये था कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है उसको लेके। ऐसे कई और मुद्दे हैं जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को
रीस्ट्रक्चर करने की बात कही थी। उन्होंने गुरुदेव का उदाहरण लिया और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करी कि अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो कोई शक या संदेह मन में ना रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पिछले एक हफ्ते में हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की, वो वहाँ से पूरे देश को संबोधित किया। तो अब देखिए, एक बड़े देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मन की बात में उन्होंने यूनाइटेड नेशन का कोई जिक्र नहीं किया, और उसके बाद आने के बाद कुछ मीटिंगें करने के बाद वो सेंट्रल विस्टा जो पार्लियामेंट का नवनिर्माण हो रहा है उसको देखने चले गए। तो ये सारी बातें हुई। अब आइए आते हैं उस किताब का जिसका मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूँ। पोरबंदर से लंदन, ये किताब मेरे हाथ में एक बार फिर आ गई है। मैंने इससे आपसे जो शेयर किया था वो ये कि पोरबंदर के बारे में बताया था, जहाँ बापू का, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित एक किताब 7 खंडों में, पहला खंड जो मैं पढ़ रहा हूँ, पोरबंदर से लंदन। पोरबंदर के बारे में बताया, जेठवा राजवंश के बारे में बताया जहाँ महात्मा गांधी के पिताजी दीवान थे। अब इसके आगे के हिस्से को मैं आपसे शेयर करता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मैंने ये बताया था कि किस तरह ब्रितानी जो ब्रितानी शासक थे वो जो है उन्होंने जेठवा राजवंश जो पोरबंदर का था उसको नियंत्रण में ले लिया था एक तरह से, और वहाँ की जो गतिविधियाँ थी वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। जहाँ पर कि महात्मा गांधी वो उनके बाबा पितामह वो दीवान थे। तो आगे के हिस्से पर चर्चा करते हैं। 13 तोपों की सलामी छीन ली गई थी पोरबंदर की रियासत से। अब आगे इस पे जब हम आते हैं तो लेखक कह रहा है कि पोरबंदर बड़ी रियासत नहीं थी, लेकिन समुद्र से निकटता उसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती थी। रियासत पर बरतानवी हुक्मरानों की नज़र पहले से थी, इसे वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। दांव पे चले गए और 19वीं सदी के शुरू में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया, काठियावाड़ एजेंसी के तहत रखा गया। राजकाज के बड़े फैसले हुजूर पैलेस से बाहर होने लगे। रीजेंट के दफ्तर में जेठवा शासकों का प्रभाव ऐसा था कि लोगों पर कोई असर ना हुआ और ना ही हुई कोई चर्चा। ऐसी खुसुर फुसुर तब भी नहीं हुई जब पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद पोरबंदर को सीधे बरतानी सरकार के अधीन कर दिया गया था। दरअसल जेठवा विक्रमादित्य के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे पोरबंदर की छवि प्रभावित हुई। शासकों और उनके संभावित उत्तराधिकारियों के बीच खींचतान बढ़ गई। तमाम वित्तीय गड़बड़ियों के मामले सामने आए। रीजेंट ने रिपोर्ट दी कि रियासत कुप्रबंधन की शिकार हो गई है। इसी का फायदा उठाकर हुकूमत ने रियासती कामकाज में हस्तक्षेप किया। तब तक पोरबंदर को बरतानी शासन की शब्दावली में प्रथम श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल था। सन 1869 में उसे घटाकर तीसरे दर्जे की रियासत बना दिया गया और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। पोरबंदर को ये झटका डागवार गुजरा, गहरा सदमा लगा। यद्यपि राणा भाव सिंह जी और राणा नटवर सिंह जी के दौर में पोरबंदर ने तरक्की की और अपनी खोई गरिमा पुनः हासिल कर ली, लेकिन सदमे का असर पूरी तरह मिटा नहीं। अब भी बातचीत में अक्सर उसका हवाला आ जाता था। जिस समय ये उथल पुथल हुई, कबा गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। राणा के बाद रियासत के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। पूरा नाम था करमचंद गांधी। लोगों को हैरानी इस बात पर थी कि कबा सरीखे निहायत शरीफ और सिद्धांतवादी व्यक्ति के दीवान रहते ऐसा कैसे हो गया। स्वयं कबा के लिए समझना मुश्किल था।
नेक नियति और भलमनसाहत के गुण उन्हें विरासत में मिले थे। पिता उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के दीवान रह चुके थे। उनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। उंगलियां करमचंद गांधी पर भी नहीं उठी। पोरबंदर के लिए उनकी प्रतिबद्धता पर किसी ने कभी संदेह नहीं किया। करमचंद गांधी को बार बार अपने पिता का एक किस्सा याद आता, जो स्थानीय लोगों के लिए ओता गांधी थे। कट्टर सिद्धांतवादिता और नियम कानूनों पर कड़ाई से अमल की वजह से दरबार में ओता के विरोधी कम नहीं थे। ऐसे ही एक घटनाक्रम में राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ने पर विवश होना पड़ा, तो ओता गांधी ने भारी मन से जूनागढ़ में शरण ली। ओता जूनागढ़ पहुंचते इसके पहले उनके कड़े स्वभाव के किस्से वहां पहुंच गए। नवाब के दरबार में स्थितियां अनुकूल नहीं थी। लोग मौका तलाश कर रहे थे कि ओता को पांव जमाने से पहले ही जूनागढ़ से कैसे बेदखल किया जाए। एक दिन नवाब साहब दरबार में मौजूद थे। ओता उनके हुजूर में पेश हुए और सलाम किया। ओता का बायां हाथ उठा, माथे तक गया, सिर झुका। अदब में कोई कमी नहीं थी। नवाब साहब ने सलाम कबूल किया, लेकिन कुछ दरबारियों को बात खटक गई, त्योरियां चढ़ गई। ओता गांधी ने बाएं हाथ से सलाम किया था। उन्होंने फौरन मौके का फायदा उठाया। हुजूर, आपकी शान में गुस्ताखी हुई है, ओता ने बेअदबी की है, ऐसा दरबार में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बाएं हाथ से सलाम किया है। दरबारियों ने शिकायत दर्ज करा दी और नवाब साहब की तवज्जो चाहिए। ओता गांधी से जवाब तलब किया गया। शिकायत उन्होंने सुन ली, लेकिन शांत रहे, संयत रहे। नवाब ने हाथ उठाया तो दरबार में चल रही खुसफुसाहट रुक गई। ओता एक कदम पीछे हटे और अपनी सफाई बेझिझक पेश की। जी हुजूर, मैंने बाएं हाथ से सलाम किया, पर इसमें बेअदबी की मंशा ना थी। ओता ने कहा, तो फिर वजह क्या थी? इसलिए हुजूर की मेरा दाहिना हाथ पहले ही पोरबंदर का हो चुका है। उस हाथ से आपको सलाम करना मुनासिब ना होता। बेअदबी तब होती जब मैं आपको उस हाथ से सलाम करता जो मेरा था ही नहीं। नवाब साहब को ओता गांधी का जवाब ईमानदार लगा। साहगोई से प्रभावित थे। ओता दरबार में बने रहे। करमचंद एक किस्सा याद करते रहे, सोचते रहे कि परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हों, ईमानदारी और प्रतिबद्धता की डोर छूटनी नहीं चाहिए। ये ओता की सीख थी, उनका गुण था, जो खासकर दो छोटे बेटों में आया। ओता गांधी ने 2 विवाह किए। पहले विवाह से उनके 4 बेटे थे और दूसरे से 2। 5वें बेटे का नाम करमचंद और छठे का तुलसीदास रखा गया। करमचंद और तुलसीदास एक के बाद एक पोरबंदर के दीवान बने। करमचंद गांधी की खूबियों में शामिल था कि वो राजकाज में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। भ्रष्टाचार उन्हें छू नहीं सकता था। धन कमाना और जोड़ना उन्होंने सीखा नहीं। नतीजा ये कि उनके पास न चल संपत्ति थी न अचल। जो था वो मामूली था। उसकी वजह से उनकी इज्जत बहुत थी, दरबार में और समाज में भी। दीवानगिरी छोड़ने के बाद करमचंद राजस्थानी कोर्ट के सदस्य रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण पद था, लेकिन पोरबंदर के मान को लेकर मन में फांस रह गई। तुलसीदास दीवान बने तो करमचंद ने पोरबंदर छोड़ने का मन बना लिया। हुजूर पैलेस ने उन्हें भारी मन से विदा किया। वो राजकोट चले आए और रियासत के दीवान हुए। राजकोट के महाराज कबा की प्रतिभा और रियासत के कामकाज में उनके योगदान से प्रभावित थे। कुछ समय के लिए करमचंद उर्फ कबा गांधी बांकानेर के भी दीवान रहे, लेकिन आखिरी दिनों तक पेंशन उन्हें राजकोट से मिलती थी। करमचंद ने 4 विवाह किए। 3 पत्नियां चल बसी तो 40 की उम्र में उन्होंने पुतली बाई से शादी की। उस समय वो पोरबंदर के दीवान थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 5वीं जमात के बराबर की शिक्षा रही होगी। इतिहास भूगोल की समझ लगभग शून्य, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव में बेजोड़। उनके फैसले लोगों को चमत्कृत कर देते। धर्म के मामलों में वो बेहद अनजान थे। मंदिरों में आते जाते भजन और प्रवचन सुनने से आगे कुछ नहीं।
बुढ़ापे में किसी ने गीता पढ़ने की सलाह दी, तब से हर सुबह कुछ श्लोक जोर जोर से पढ़ने लगे। इसके उलट पुतली बाई धार्मिक किस्म की महिला थी, चातुर्मास कभी ना छोड़ती। वैष्णव हवेली मंदिर जाना करीब करीब नियमित था। इस दौरान प्रार्थना किए बिना अन्न का दाना मुंह में न रखती। पढ़ी लिखी नहीं थी, पर राजकाज की बारीकियां समझती थी। हुजूर पैलेस में अच्छी पैठ थी। राजघराने की महिलाएं पुतलीबाई की सहज बुद्धि की दाद देती। धर्म और राजकाज के मामलों में उनके राय की कद्र थी। पोरबंदर के ठाकुर साहब की मां पुतलीबाई को अक्सर बुला भेजती। दोनों की बातचीत सुनने लायक होती। अरब सागर के ठीक किनारे दीवान करमचंद गांधी का 3 मंजिला मकान कई कारणों से आकर्षण का केंद्र था। लेखक ने उस 3 मंजिले मकान की फोटो भी शेयर की है। यही एक लेखक की खासियत होती है, उसका शोध कार्य अच्छा हो। आगे आते हैं। हुजूर पैलेस के विपरीत आम लोगों की वहां पहुंच थी। सबको उम्मीद होती कि कबा के रहते उनके साथ अन्याय नहीं होगा। भीड़ भाड़ हमेशा लगी रहती। कबा खींच जाते तो डपट कर लोगों को भगाते। हाल के दिनों में ऐसा अधिक होने लगा। पैलेस में चल रही अंदरूनी काट छांट और रियासत की हैसियत घटाने के बरतानी रीजेंट के निर्णय का असर रहा होगा। इसके अलावा कबा को पुतलीबाई की देखभाल का समय निकालना पड़ता, जिनका स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ जाता। हुजूर पैलेस के तनाव का दीवान करमचंद पर जो प्रभाव रहा हो, पुतलीबाई पर इसकी छाया उन्होंने ना पड़ने दी। इसी दौरान पुतलीबाई ने 2 अक्टूबर 1869 को बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया मोहनदास। उस दिन शनिवार था, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। पूरा घर उसे मोहनिया के नाम से बुलाने लगा। तो ये देखा आपने, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हो चुका है। 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर के दीवान करमचंद गांधी के घर माँ पुतलीबाई को, और इस तरह हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कहानी है 7 खंडों में लिखी गई है। जैसे मैंने कहा था, तारीखों के झमेले में ना फंसते हुए इसको एक कहानी के माध्यम से पूरी जीवनी है। पहला खंड आपके साथ शेयर किया जा रहा है पोरबंदर से लंदन। अभी जन्म हुआ है। अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और इस पर बीच बीच में जो और तमाम सारी गतिविधियां हो रही हैं वो दूसरी सीरीज से द ग्लोबल टीवी पर आप देखेंगे। ये सीरीज जो 7 खंडों की किताब का पठन है अलग है, इसके एपिसोड अलग चलेंगे, और जो समसामयिक मामलों पर जो एपिसोड बनेंगे उनकी सीरीज अलग चलेगी। तो इस तरह आपके साथ मैं मुखातिब होता रहूँगा। अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक बने रहिए द ग्लोबल टीवी आपके सोशल मीडिया चैनल पर। मुझे सुनने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझाव जरूर शामिल किए जाएंगे। तब अगली बार मिलने तक के लिए विदा दीजिए। जल्दी ही कोशिश ये होगी कि अब तक मैं हफ्ते में 1 एपिसोड पढ़ता था। अब चूँकि 7 खंडों की किताब है तो इसमें समय लगेगा, 1-2 साल का वक्त भी लग सकता है। तो कोशिश ये होगी कि हफ्ते में 2-3 बार मैं इन किताबों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और अगली बार जब हम मिलते हैं तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।